जो आपने इसके पहले पेज पढ़ा था जहां पर आपने पावर्स पढ़े थे, पावर्स बाय कंपनीज एक्ट गिवन टू आरओसी, मिला क्या? आई गेस शायद उसके ऊपर या उसी में ये 30 डेज वाला पॉइंट है क्या, ये चेक करो। हाँ, 30 डेज ड्यूटीज में है क्या कि आरओसी को 30 दिन मिलते टू टेक डिसीजन, ऐसा ही लाइन भी है वो शायद, है ना? सो क्वेश्चन दिख रहा कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो एग्जाम्पल एक ही बार में समझ जाएगा। एक कंपनी है जिसको करने का है आईपीओ, क्या रहता है आईपीओ? ठीक है, तो इसको करना है पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये करने के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, हाथ ऊपर। एग्जैक्ट, क्या बनाएंगे? प्रोस्पेक्टस, राइट, करेक्ट। अब प्रोस्पेक्टस इशू करना है, उससे पहले तुमको बनाना पड़ेगा ना प्रोस्पेक्टस, ऑब्वियस बात है। तो उसको बोलते हैं ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, समझा? और डायरेक्टली इसको आप पब्लिक को दे नहीं सकते। सबसे पहले आपको ये प्रोस्पेक्टस जो कि ड्राफ्टेड प्रोस्पेक्टस है, यू हैव टू सबमिट इट टू द आरओसी। तो ये कर दिया हमने आरओसी को सबमिट। मान लो आपने आरओसी को ये सबमिट किया 30/2/2022 को। ध्यान कितना है वो देख रहा था मैं। हाँ, 30 मार्च को सबमिट किया आपने आरओसी को, 30 तारीख। यहाँ से इस तारीख से आरओसी के पास में है 30 डेज। कितने दिन है? 30 डेज कब एंड होंगे? इस तारीख को तक के, मतलब आरओसी के पास में समय है। समय किस चीज के लिए दिया गया, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन तुम्हारे आगे आने वाले सारे आंसर्स देगा, समझा? मतलब क्या, 12th स्टैंडर्ड में बहुत सारी जगहों पर तुमको देखने मिलेगा कि आरओसी के साथ फाइल करना पड़ता फॉर अ पीरियड ऑफ 30 डेज एंड इवन इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, समझा? ये दोनों भी बातें आएंगी कि 30 दिन के अंदर फाइलिंग करना होता है, और कभी कभार आरओसी को फाइल करने के बाद आरओसी के पास 30 दिन का समय होता है। अब यहाँ पर तुमने क्या सबमिट किया है? प्रोस्पेक्टस, समझा क्या? आरओसी को कितने दिन मिल रहे हैं चेक करने के लिए? 30 डेज। 30 दिन में आरओसी ऐसा क्या बताएगा? आरओसी प्रिस्क्राइब करेगा चेंजेस। क्या बताएगा? चेंजेस, कि आपको इस प्रोस्पेक्टस में क्या चेंजेस करने चाहिए। ये आरओसी को बताने के लिए आरओसी के पास है 30 डेज, समझा क्या? ये चेंजेस आरओसी किसको बताएगा? अगेन ऑब्वियसली कंपनी को। समझ आया क्या? अब जैसे ही अगर चेंज का लेटर आया, लेटर ऑफ चेंज इन प्रोस्पेक्टस, तो ये लेटर लिखा आरओसी ने, उसमें आपको चेंजेस बताए, ये दो चेंजेस बताए। ये दो चेंजेस कंपनी अपने डॉक्यूमेंट में कर लेंगी, मतलब कंपनी एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगी चेंज्ड, समझा? मतलब नया प्रोस्पेक्टस बनाएंगी, और फिर कंपनी को फिर से ये आरओसी को बताने की जरूरत नहीं है। चेंज करने के बाद डायरेक्टली कंपनी इसको पब्लिक को ऑफर कर सकती। कुछ समझ आया? तो बोले सर इसमें पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है यहाँ पर, ये 30 दिन क्यों मिले? ताकि आरओसी इसको वेरीफाई कर सके, ऑथेंटिकेट कर सके, 30 दिन के अंदर आरओसी आपको चेंजेस बता सके। इस दिन के इस चीज के लिए आरओसी को 30 दिन दिए जाते हैं। सवाल वही था, वाई आरओसी इज गिवन 30 डेज टू टेक डिसीजन। 30 डेज किस चीज के लिए? तो उस डॉक्यूमेंट में अगर कोई गड़बड़ लगती है आरओसी को, या फिर कोई उस डॉक्यूमेंट में कहीं पर ऐसा गड़बड़ लग रहा, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए नहीं है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा की दी हुई जो नहीं होनी चाहिए, ये भी बातें आरओसी आपको बता सकता है। समझ आया? पक्की बात? क्लियर है ये? अब एक और चीज, वाई आरओसी इज इम्पोर्टेंट। तो देखो, हायरार्की जो अपन ने पढ़ी है उसमें ये पढ़ा था कि सबसे ऊपर सेंट्रल आती, फिर आता कंपनीज एक्ट, उसके बाद आता एमओए और एओए, याद है ना? और उसके बाद सबसे आखिरी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
इस जगह आएगा ROC। ऐसा क्यों? नहीं, अब सुन लो, कंपनीज एक्ट एक सेंट्रल लॉ है। क्या, कौन सा लॉ है? सेंट्रल लॉ है। सेंट्रल लॉ का मतलब हो गया जो कंट्रोल करता सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे जो चेंजेस कर सकता है इन द कंपनीज एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन फुल कंट्रोल ऑफ दिस लॉ। पूरा कंट्रोल किसके हाथ में है? सेंट्रल के हाथ। तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। तो स्टेट लेवल पर कोई तो होना चाहिए अथॉरिटी। वो कौन? ROC, अथॉरिटी, रीजनल अथॉरिटी बोल लो, समझा? मतलब स्टेट वाइज भी डिवीजन हो सकता है ROC का, क्योंकि हमने कुल मिलाकर 31 ROC देखे हैं। 22 ओरिजिनल ROC के फॉर्म में है और 9 ROC प्लस ऑफिशियल लिक्विडेटर के नाम से देखे हैं। समझा ना? हाँ, ऐसा। तो ये वो चीज़ है, ये ROC का इम्पोर्टेंस है। और ROC वो पहला ऑफिस है जहां पर, जिस जगह पर कंपनी सारी फाइलिंग करेगी, कोई भी कंपनी है। एवरी कंपनी, एवरी कंपनी मतलब पब्लिक रहे, प्राइवेट रहे, लिस्टेड रहे, नॉन लिस्टेड रहे, OPC रहे, स्मॉल रहे, डोरमेंट रहे, कोई भी कंपनी रहे, सबको एक कनेक्शन रखना ही है। किसके साथ? तो बोले ROC के साथ। कनेक्शन किस चीज का? कंप्लायंसेस का कनेक्शन रखना पड़ेगा। समझ आया? ये ROC का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आगे एक और चीज, ROC इज अ पब्लिक प्लेस। सर ये तो गार्डन हो गया। नहीं, गार्डन नहीं। ROC को पब्लिक प्लेस क्यों बोला? क्योंकि दुनिया भर की सारी कंपनीज जो ऑब्वियसली इंडिया में रजिस्टर्ड है, उनका सारा चिट्ठा ROC को जाता। अभी पढ़ा अपन ने यहाँ पर, एवरी कंपनी, राइट? सारी ही कंपनीज को कुछ ना कुछ फाइलिंग करनी होती है विद ROC। तो ROC के पास में डेटा है, बोलो इन्फो अबाउट all the companies, all the companies that are incorporated within India। obviously इन कंपनीज की मैक्सिमम जानकारी है ROC के पास में। आप मतलब एक पर्सन, प्रोस्पेक्टेड इन्वेस्टर, मतलब जिसने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया नहीं है लेकिन करना चाहता है, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टेड। उसने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया नहीं है लेकिन वो सोच रहा है कि मैं पैसा लगाऊं। तो उसने कोई कंपनी सिलेक्ट की, भाई मुझे मान लो रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करनी है, ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, पैसा लगाना है। तो बोले रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन कौन देगा? बोले रिलायंस कंपनी, मुकेश भाई, बट वो बहुत बिजी है, नहीं दे सकते। बोले रिलायंस कंपनी में जाऊँ, इतना चक्कर मारूँ, बेटर ऑप्शन क्या है? ROC के पास जाओ। तो वो पर्सन ROC को एक रिक्वेस्ट देगा कि मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जितना आपके पास में डेटा होगा उस कंपनी के बारे में आप मुझे दो, लेकिन ये रिक्वेस्ट रहेगी राइटिंग में, मतलब रिटर्न रिक्वेस्ट रहेगी। ये समझा? अब ROC बोलता आपके पास दो चॉइस है, एक सॉफ्ट कॉपी है और एक हार्ड कॉपी है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी लेते हो कोई चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, हार्ड कॉपी लेते हो 10 पर पेज आपको देना पड़ेगा। समझ आया? तो इतना खर्च इसको देना पड़ेगा ROC, और फिर ROC उसको कुछ वक्त के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंटेड जेरोक्स कॉपी दे देगा। समझ आया? पक्का? तो बोले सर आपने ROC को अभी भी लेकिन ये नहीं समझा कि पब्लिक प्लेस क्यों बुलाया। कोई भी जा सकता, कोई भी जा सकता, कोई भी पर्सन वहां से कंपनी के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। इसके अलावा ROC तो हमने फिजिकल बोला है, एक और है ऑनलाइन, जिसका नाम है ROC चेवो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट। ये गवर्नमेंट ने सेटअप क्यों किया? ताकि जो रिमोट एरियाज में रहते हैं वो लोग ROC ऑफिस नहीं आ सकते, तो वो कैसे एक्सेस लेंगे? ऑनलाइन। MCA द्वारा भी वो, मतलब
पोर्टल द्वारा भी, वेबसाइट द्वारा भी वो जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये आरओसी का वेबसाइट है मान लो, और एक जगह है जहां से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, itself कंपनीज वेबसाइट। लेकिन ये जो चीज है वो टाइसी है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिनके आज भी कोई वेबसाइट नहीं है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज है जिनके वेबसाइट्स है, और उनकी वेबसाइट्स पर कभी कभार ऐसा होता कि वो डेटा अपलोड करते भी है, कभी कभार ऐसा होता नहीं भी करते, ऐसा। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम क्वेश्चन मार्क वाला है कि यहाँ पर जानकारी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन श्योर है कि आरओसी के पास में जानकारी मिल जाएगी। समझ गया? पक्का क्लियर है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आरओसी का पावर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम। समझा? स्ट्राइक ऑफ द नेम कहां से? रजिस्ट्रार क्या कर सकता? रजिस्टर में से नाम हटा सकता किसी भी कंपनी का। क्यों हटाएगा? पहला कारण, नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस, लेकिन नॉन कंप्लायंस ऐसा नहीं है कि आज नहीं किया तो, लंबे समय से नॉन कंप्लायंस है, ऐसा। समझ आया? काफी अरसा हो गया और उसने कोई कंप्लायंसेस के फाइलिंग नहीं किए, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, तो इन दैट केस नॉन कंप्लायंस मे बी अ रीजन टू स्ट्राइक ऑफ द नेम। दूसरा, एनिमी कंपनी, मतलब वो कंपनी हमारी दुश्मन बन गई, देश की दुश्मन है, ऐसा। वो हो सकता किसी एनिमी से ट्रेड कर रहे होंगे, ऐसा कुछ। तीसरा, कंपनी ने कोई बड़ा घोटाला किया। समझा? इसके अलावा और भी कुछ XYZ कारण हो सकते हैं। ये कारणों के वर्ष रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर में से कंपनीज का नाम निकालने का पावर है। ठीक है? इट इज एज गुड एज वाइंडिंग अप, बंद करने का बोल दिया, बंद करो। क्लियर? अब पक्का? तो आरओसी सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है, समझा, जो कंपनी के नियरेस्ट रहेंगे। बाकी हायरार्की अगर देखते हैं तो कंपनी के नियरेस्ट नहीं है, आरओसी सबसे करीबी है। एमओए और एओए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कंपनी के अंदर ही है, लेकिन अगर कोई आउटसाइडर है जो सब कंपनी के सबसे नियरेस्ट है, वो कौन है? आरओसी। समझ आया? ठीक है, बोलो। करेक्ट। अगर दो चीजें, गुड क्वेश्चन, रिप्लाई आता है और नो रिप्लाई है, दोनों ऑप्शन है ना, कि आरओसी ने रिप्लाई दिया और आरओसी ने रिप्लाई नहीं दिया, ये दोनों भी हो जाना चाहिए विद इन 30 डेज। ये समझा क्या? जिस दिन तुमने फाइल किया उस दिन से 30 दिन के अंदर ये दोनों में से कुछ भी होगा, या तो रिप्लाई आएगा या तो रिप्लाई नहीं आएगा। रिप्लाई आया तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर नो रिप्लाई आया तो ये समझा जाएगा कि आरओसी ने आपको कोई चेंजेस प्रिस्क्राइब नहीं किए। समझा? डिले इज नॉट एन ऑप्शन टू आरओसी, उसका काम बहुत प्रॉम्प्ट होना चाहिए, तभी तो एक इतनी बड़ी अथॉरिटी है। ठीक है? डिले यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं, यहाँ पर डिले का मतलब 30 दिन हो गए, और 30 दिन हो गए मतलब आरओसी का कोई रिप्लाई नहीं आया, और क्योंकि आरओसी का कोई रिप्लाई नहीं आया, आप आपका प्रोस्पेक्टस फर्दर इशू कर सकते हो, आपको अब किसी के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नो रिप्लाई इज नेक्स्ट टू एक्सेप्टेंस इन दिस केस। समझ आया क्या? क्लियर है? ये पढ़ोगे आप, 12th में आएगा ये एक जगह पर, वहां पर पढ़ेंगे। ठीक? प्रॉब्लम बोल। हाँ, ऑब्वियसली आरओसी किसी मैटर को हैंडल नहीं करता कभी भी, ये याद रखना। मतलब आरओसी किसी मैटर को डिसीजन या ऑर्डर पास करने की क्षमता नहीं रखता, सिर्फ एक पावर है उसके पास, स्ट्राइक ऑफ द नेम, मगर उसके लिए भी बहुत एक्सट्रीम सिनेरियो में सीन लगेगा तब जाकर ऐसा पॉसिबल है, वरना आरओसी ऐसा कोई कदम नहीं उठाता। ठीक है? शॉर्ट टर्म बेसिस पे तो कभी कोई ऐसा कदम उठाया नहीं जाता, बहुत रियायत है, बहुत थोड़ा सा स्कोप देते, कंपनी को स्पेस देते, ठीक है आपने एक गलती की, आप इस गलती को सुधार लो, थोड़ा पेनल्टी भर दो, बात खत्म करो,
ठीक है, क्योंकि ये सिविल कोर्ट में आ जाता है ना। सिविल सिविल बोले तो ये ऑफेंस बहुत सीवियर नहीं रहता, पैसों से सेटलेबल है, कंपाउंडेबल नेचर के होते हैं। तो ये ऑफेंसेस को आप सेटल कर सकते हैं बाय पेइंग मनी, बाय पेइंग पेनल्टीज। तो यू डोंट नीड टू गो जेल फॉर दैट। लेकिन हाँ, फ्रॉड का केस है तो सेक्शन 447 अट्रैक्ट होता, जिसमें इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ठीक है, पक्का। तो यस, आरओसी अथॉरिटी जरूर बहुत बड़ी है, लेकिन एनसीएलटी से ऊपर नहीं है, या एनसीएलटी के लेवल पर नहीं है, उससे नीचे ही आई। ठीक है, लास्ट थिंग, अपन ने दो चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ा था एनसीएलएटी और एक पढ़ा था एनसीएलटी, राइट। एनसीएलएटी बोले तो एपेलेट ट्रिब्यूनल, और एनसीएलटी मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये लोअर अथॉरिटी है, मैंने कल भी अपनी गलती ठीक की थी, और ये थोड़ी सुपीरियर अथॉरिटी है इससे, समझा ना। इन केस आपने अपने ग्रीवेंस मतलब प्रॉब्लम लेकर गए किसके पास, एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी ने कोई ऑर्डर पास किया, लेकिन आप उस ऑर्डर से नाखुश है, तो आप अपना ग्रीवेंस फिर से कहाँ अपील कर सकते हैं, इसको अपन बोलेंगे री अपील। और जो पहली बार आपने किया था वो था अपील। ठीक है, तो री अपील कहाँ कर सकते हैं आप, एनसीएलटी के पास आप री अपील कर सकते हो, दैट इज द सुपीरियर अथॉरिटी। और अगर एनसीएलटी का ऑर्डर न्यू है, न्यू का मतलब यहाँ पर कि पुराने ऑर्डर से मैच नहीं करता, तो न्यू ऑर्डर एप्लीकेबल हो जाएगा, पुराना ऑर्डर खारिज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कल भी बताया था मैंने, बट थोड़ा पिक्चर प्रेजेंटेशन कि तुमको समझे कि क्या पढ़ा था, समझा। तो अगर एनसीएलटी ने एक नया ऑर्डर इशू किया है, इट मींस कि पुराना ऑर्डर जो एनसीएलटी ने इशू किया था वो कैंसिल, स्टेज कैंसल्ड, स्टेज रिवोक्ड। क्लियर, कोई सवाल है और, पक्की बात। फिर 11वीं की बुक्स यहाँ पर क्लोज कर दो।